आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नए साल के आगाज से एक दिन कबल हुकूमत से मुज़ाकराती नशिस्त से 3 दिन पहले और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन बाद इमरान खान ने आज अडियाला जेल से कौम के नाम अपना एक पैगाम जारी किया है और इस पैगाम में इमरान खान ने पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ हत्फ तनकीद बनाया है बल्कि मुईशत की बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात को भी कानून की हुक्मरानी के खात्मे, इंटरनेट की बंदिश, सियासी अदम इस्तेकाम और दहशतगर्दी से जोड़ा है। जेल से जारी इस तवील पैगाम में इमरान खान का यह कहना है कि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि साल 2025 इस कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मुईशत तबाह होकर रह गई, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने की बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। बकौल इमरान खान, मुईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुल्क में कानून की हुक्मरानी का खात्मा। मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया। इससे हमारा GSP+ स्टेटस भी खतरे में पड़ गया। मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है। इमरान खान ने जारी पैगाम में कहा है कि आप दबाव के जरिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और अवाम की हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की मुआशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है कि जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। मुआशी बदहाली की दूसरी वजह इंटरनेट की बंदिश है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की मुईशत को बुरी तरह मुतासर कर दिया गया। मुस्तकबिल IT का है, लेकिन आज़ादी इजहार राय से खौफजदा हुकूमत ने बकौल इमरान खान इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोजगार कमाने का सबसे बड़ा जरिया मुतासर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार के जो इंटरनेट से मुंसलिक है उन्हें तबाह किया जा रहा है। इमरान खान ने मुआशी बदहाली की तीसरी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम को करार देते हुए कहा है कि सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। इमरान खान के जारी बयान में मुआशी बदहाली की चौथी वजह दहशतगर्दी को करार दिया गया है। इमरान खान का यह कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मुईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वगरना दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। इमरान खान ने मजीद कहा है कि मुझे अफसोस है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से गलत बयानी की है। कलअदम TTP के लोगों की दोबारा बातकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी कि जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने इसकी शदीद मुखालिफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाए जाने वाला कोई भी कदम देरपा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि काबीना के बाद उस वक्त की ऑपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज का तबादला हो गया और इसके बाद बकौल इमरान खान कभी ये मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल हुआ। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ये बयान एक ऐसे वक्त में दे रहे हैं कि जब 3 दिन पहले ही DGISPR ने एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 टोक अल्फाज में ये दावा किया है कि एक शख्स की जिद है कि फितना और ख्वारिज से बात की जाए और उस जिद की वजह से उसी ने उन्हें दोबारा आबाद भी किया और उन पॉलिसीज का खमियाजा कौम आज भुगत रही है और उसकी कीमत कौम और फौज अदा कर रही है। 2021 में जब फितना अल खवारिज की कमर टूट गई थी तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा कि अगर कोई फरीक अपनी गुमराह सोच और अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो उससे क्या बात करें? ये जो सो कॉल्ड पॉलिसी थी बातचीत की और रीसेटलमेंट की, उसका खमियाजा आप और हम सब भुगत रहे। और खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें। व्हाई नॉट एड्रेस दोज इश्यूज जिनकी वजह से वहाँ पे एहसास महरूमी और टेररिज्म के लिए फैसिलिटेशन हो रही है। जहन में रखिए कि ऐसे माहौल में कि जब डायलॉग आगे बढ़ाया जाएगा, खान की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों जारी है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर क्यों हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फायदा नहीं होगा।
मुस्तकबिल और इसके हल के हवाले से एक बार फिर हमें दो एक्सट्रीम आरा नजर आ रही हैं। मुस्तकिल हल के लिए बकौल इमरान खान अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का ना सिर्फ एतराफ़ करना होगा बल्कि तस्हीह भी करना होगी। इसी हवाले से DGISPR ने भी बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल हल निकालने ज़रूरी हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने मजीद कहा है कि हमारे दो मुतालबात बिल्कुल जायज़ और फौरी अमल दरामद के लिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इकदाम नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र के बॉयकॉट की मुहिम पूरे जोर से जारी रहेगी। इमरान खान का यह दावा है कि नवाज शरीफ अब सियासत का सिर्फ 12वां खिलाड़ी बनकर रह चुके हैं। वाज़े रहे एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर की तहकीक के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि इस पर फौरी अमल दरामद किया जाए। एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि जब मोतबर तरीन इदारे की वाज़े पॉलिसी के 9 मई के मनसूबा साज अंजाम को पहुंचेंगे। सियासी जमातों को इंतशार की बजाय बाहमी मुज़ाकरात का भी पैगाम दिया गया है और इस खुले मैसेज के बावजूद मगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को डील ऑफर कर कौन रहा है? दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। आज भी इमरान खान ने एक बार फिर इस अज़म का इयादा किया कि एस्टैब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। कि अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आज भी अलीमा खान ने बानी PTI का पैगाम देते हुए कहा है कि इमरान खान का ये कहना है कि हर केस का मुकाबला करूंगा और जब केसेस भुगत रहा हूं तो मुझे डील करने की क्या जरूरत है। मुसलसल डील की पेशकश की बाज़गश्त, इमरान खान का मुसलसल इनकार है। अलीमा खान ने क्या कहा आपको दिखाएंगे, मगर ये मामला बड़ा अहम है कि डील ऑफर कर कौन रहा है। एस्टैब्लिशमेंट बारहा ये वाज़े कर चुकी है कि 9 मई के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 27 दिसंबर को पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक बार फिर ये वाज़े किया कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं अवाम का मुकदमा है और किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की हवस पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। अफवाज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टीज और तमाम सियासी लीडर्स काबिल एहतराम बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के जरिए। कोई फर्द वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। 2014 में जब पार्लियामेंट पे और सरकारी इदारों पे इमलाक पे हमला हुआ और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा। मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है और कोई भी ऑफिसर अगर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत वाज़े और क्लियर पैगाम है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है। नासिर ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की डिमांड्स को इस मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के लिए गलत करार दिया है। इनको आगे बढ़ाना नामुमकिन है इन मुज़ाकरा इन कंडीशंस के साथ, बल्कि मुसद्दिक मलिक साहब ने भी बयान दिया। मुलाहिज़ा कीजिए। हर बंदा रात को आके कहता है कि जनाब हमारी तो रेड लाइन ये रेड लाइंस आहिस्ता आहिस्ता येलो होंगी, येलो से ग्रीन होंगी, गुफ्तगू चलेगी आगे। खान साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो है भाई, उनका इन निगोशिएशन से क्या ताल्लुक? वो जो 190 मिलियन का केस है वो तो सियासत से पहले का है भाई। हमारे साथ मौजूद हैं 3 बड़े बाखबर सहाफ़ी, काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक, फ़हद हुसैन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हद, आपसे आगाज़ करूंगी। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास भी तलब कर लिया है। मुज़ाकराती कमेटियों का अब ये इजलास 2 जनवरी को दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मगर सर, सवाल ये है कि शिकवा, जवाब शिकवा और दावा और उसके बाद अपना दावा, ये सिलसिला भी बैक वक्त साथ साथ चल रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप 2 जनवरी की इस बैठक को? अब जी शुक्रिया मेहर। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो बयान जो भी आप पढ़ के सुना रही थी, इससे तो बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि इमरान खान साहब किसी भी तरीके से पब्लिकली लचक दिखाने को तैयार नहीं है। तो अब मुज़ाकरात का अमल तो शुरू हो रहा है और उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई इस तरह का चीज ना आए, इस तरह का बयान ना आए जिससे हालात जो है और जो माहौल है वो खराब हो।
लेकिन ये तो उन्होंने जिस तरीके से बयान दे दिया और खुद दिया है, तो अब इसके बाद मेरे ख्याल में एक टोन तो उन्होंने सेट कर दी है मुज़ाकरात के लिए। अब उनकी टीम जो बैठेगी वो इससे अगर नरम टोन लेगी या नरम अल्फाज में बात करेगी तो फिर वो एक गैप नजर आएगा। तो मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेयर मुझे हैरत हुई है कि इस बयान की जो टाइमिंग है, टोन और टेरर तो पहले भी खान साहब को ये था, लेकिन इस टाइमिंग पे इतना डिटेल्ड बयान जारी करना जिसपे DGISPR के ऊपर डायरेक्टली तनकीद और एग्जाम्पल्स के साथ और अपने मुतालबात यानी अपने आप को मजीद इंट्रेंच करना, मेरे ख्याल में इसके बाद ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जो 2 तारीख को जो बैठक हो रही है। अच्छा मालिक, ये बड़ा सख्त बयान भी है, जवाब दिया है, नुक्ता बनुक्ता जवाब दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के हवाले से भी बड़े सख्त अल्फाज हैं, अपना मुंह काला कर लिया है, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठा करार दे दिया है। ये बात के सख्त बयान आने नहीं चाहिए जब बानी की तरफ से खुद ये बयान आ रहे हैं। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं किसी भी डायलॉग का? नहीं, मैं टू बी फेयर, ये बयान आया नहीं है, ये एक जवाबी बयान है। पहला स्टेटमेंट जो आया वो DGISPR का आया और उससे उस प्रेसर ने एक टोन सेट की और वहां से जो टेक अवे मिलता है वो ये मिलता है कि बिल्कुल रवैयों में लचक नहीं आई है एस्टैब्लिशमेंट के। क्लियरली ये भी नजर आ रहा है कि ट्रायल होगा, ये भी नजर आ रहा है कि इनको मिलिट्री कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा। और आपको पता है खाना नंबर 2 खाली रखा हुआ है अभी तक जनरल फैज का, जिससे वो आया था लास्ट टाइम कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं उनकी May 9 के हवाले से, इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ। तो उनको तो अब क्लियर हो गया इस प्रेशर के बाद कि वहां से कोई लिहाज नहीं हो रहा, वहां से नथिंग इज गोइंग टू, जो कहते हैं ना, कोई बैकिंग ऑफ नहीं हो रही। तो आई थिंक उन्होंने उसकी वजह से शायद और मायूसी हुई होगी कि अगर शायद कोई पहले उम्मीद हो मुज़ाकरात से बड़ा ब्रेक थ्रू तो नजर नहीं आ रहा। सो दिस वाज अ रिस्पॉन्स टू दैट प्रेशर। तो इसको उस तनाजुर में देखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप PTI के लीडरशिप से बात करें कि लॉयर्स से बात करें तो ओपनली कहते हैं कि जी ये जो आईनी बेंच है ये तो इन्होंने इसलिए बनाया है कि जो काम रह गया था काजी फायजीसा ने नहीं किए वो इस आईनी बेंच से करवाएं। उसमें सबसे बड़ा काम क्या है कि पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस के तहत इनको खतरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इजाजत दे देगा इन ट्रायल्स की। इमरान खान की भी ये कोशिश हो जाएगा। अगर इनका कोशिश हो जाता है ट्रायल सबका, तो मुझे याद है अली जफर साहब ने भी मुझसे बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन कर देती है कि हाँ इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस मुकदमा ठीक है, तो फिर ये EU वगैरह के एतराजात खत्म हो जाते हैं। तो ये उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा आगे मिलिट्री ट्रायल होगा और वही ये केस ज्यादा खतरनाक है। तोशा खाना, दूसरे केसेस, ये तो काफी मसाखेज केसेस हैं, असल केस ज्यादा डेंजरस तो यही है। अच्छा। तोशा खाना, ये मिलिट्री ट्रायल वाला। सो आई थिंक ही इज अप्रीहेंडिंग कि मुझे रगड़ा तो पड़ना है। तो अगर रगड़ा पड़ना है ठीक है, पब्लिक स्टांस एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा हार्श है, जवाब में उतना ही हार्श स्टांस उन्होंने ले लिया है। साइड पे चलती ना नेगोशिएशंस, उसमें कोई आगे ब्रेक थ्रू हो। देखिए एक बात तो हुई है ना, ये जो नेगोशिएशंस हुई शुरू भी हो रही हैं, ये भी किसी और साइड की नेगोशिएशंस का नतीजा है ना। आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं एक दिन फैसला हो गया कि चले जी बातचीत शुरू हो जाएगी। एक दिन अचानक तो नहीं गवर्नमेंट बैठ गई कि चले PTI से बात करेंगे। सो किसी नेगोशिएशंस के तहत ये नेगोशिएशन शुरू हुई हैं। लेकिन आई थिंक इस प्रेशर के बाद DGISPR के एक माहौल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और इमरान खान ने उसको प्रीएम्प्ट किया कि कल को ये ना लगे कि जी मैं लंबा पड़ गया हूँ या मैं डील कर रहा हूँ। अब वो भी बाकी चीजें चलती रहेंगी जो ये एक परसेप्शन की वॉर एक तरफ चल रही है काशिफ, जिधर आप सर तस्लीम खम करना, आपको अवामी पजीराई के अंदर जो है ठेस पहुंचेगी इमरान खान को, हेड ऑन लेना तो कोई ब्रेक थ्रू होगा नहीं। ये हम तीन बड़े सहाफ़ी हैं, हमने भी कवर किया। ये 2021 का जब हवाला दिया गया उसका भी जवाब दिया है कि तो बाजवा साहब ने खुद कहा था कैबिनेट के अंदर, बल्कि बाजवा साहब की तजवीज़ थी कि इनसे बात की जाए और बातकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने दी, बल्कि दूसरे लोग अरकान असेंबली चंद और मिनिस्टर्स चंद तो इसके खिलाफ थे और बादजा भी कोई इसका फॉलो अप नहीं हुआ, बल्कि ऑपोजिशन को भी एजेंसियों और फौज ने ब्रीफिंग दी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इससे पहले कि इस तरफ आऊं कि इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ था, मुझे उस वक्त किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने जो उस मीटिंग का हिस्सा थे काफी कुछ बताया था। चलिए मैं पहले वो बता देता हूँ कि उसको बड़ा अपोज किया गया था उस मीटिंग में। जो पश्तून लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, मुराद सईद और नूरुल हक कादरी, ये वाकई मैं टीवी पर पहले भी सुना चुका हूँ, वो लोग
उन्होंने न सिर्फ अपोज किया बल्कि कहा कि इससे पहले आप ANP को एतमाद में लें जिन्होंने लाशें दी हैं, और वो तमाम लोग जो जिन ये कोई भी हक में नहीं था कि तालिबान को वापस लाके बसाया जाए। इमरान खान साहब शायद कहीं किसी लेवल पर अग्री शायद कर चुके थे या इसके करीब होंगे जो ऑप्शन उनके पास लाया गया। फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बताया गया कि ये मामला एक ब्रीफिंग दी गई थी नेशनल असेंबली में या जॉइंट सेशन को शायद, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उन्होंने कहा सिर्फ एक बिलावल भुट्टो ने चंद तजावीज दी थी जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था फाइनल प्लान में, लेकिन कहते ये हैं कि आबादकारी जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं हुई थी। तो आसान तरीन काम तो ये है कि जनरल बाजवा साहब मौजूद हैं, जनरल फैज तो कस्टडी में, उनके बयान ले लें, वो आपको बता देंगे जिस साहब तरीके साहब कह रही है। अच्छा, ये बात साद रफीक भी कर रहे हैं कि मेरी कैद बाजवा ने कराई थी, खान ने नहीं। मगर इस हवाले से भी जब किसने उनको ताकत और दवाम बख्शा, किसके फैसले से बातचीत का आगाज हुआ, उन फैसलों की लिखी अपने खून से धो रहे हैं हमारे जवान। ऐसी सियासी शख्सियत या लीडर जो ऐसी सलाहियत से आ रही हो अपनी गलतियों से सीखने, ये सारे अभी जो DGI-SPR ने ये बात की है उसकी नफी कर रहे हैं इमरान खान साहब। क्या बाजवा साहब को वाकई उनका मौकफ कहीं सामने आएगा? ये तो बहुत बड़ा एक ईस्ट और वेस्ट वाला, ब्लैक एंड व्हाइट वाला तजाद है बयानात में। देखिए कितना मुश्किल है, जाके पूछ ले जनरल बाजवा आप भी मेरा ख्याल है रावलपिंडी में होंगे, उनसे जाके ये पूछ ले कि ये मशवरा किसने दिया था, क्या बातकारी हुई। देखिए आसान तरीन काम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या? इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत नहीं होती। देखिए एक वक्त था कि इदारे की तरफ या इदारे की कई भी बात के ऊपर सियासतदान बोलने से पहले 10 दफा सोचा करते थे। आज हम उस जगह आ गए हैं कि इदारा बोलता है, उसके साथ ही सर एक पैरेलल काम चल रहा है ना, इधर एक निश्चित लग रही है, इधर एक पैरेलल सिलसिला चल रहा है। I mean, I don't understand. आप एक सियासी डिबेट छेड़ेंगे तो उसका सियासी जवाब आएगा। मुझे इसके ऊपर जरा सा 1 मिनट मुझे मौकफ फहद और मालिक का भी लेने दें। फहद, 2021 में किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत की जाए? एक बिल्कुल मुतजाद बयानिया सामने आ रहा है, आपने भी कवर किया होगा तब फहद। देखिए उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ बिल्कुल क्लियरली विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये जो मिलिट्री लीडरशिप थी जिसमें जनरल आम बाजवा और जनरल फैज थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर ओनरशिप ली थी इस पॉलिसी की। और उस टाइम क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो अल्टीमेटली उन्होंने भी ओनरशिप ली। और आपको ये भी याद होगा कि पहली बार जब ये मंजर आम पे आया कि ये मामला इस तरीके से हो रहा है तो वो इमरान खान साहब के इंटरव्यू में आया था। अब ओरिजिनल आइडिया किसका था और उसको बैक किसने किया, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तीनों ऑन बोर्ड थे, नंबर 1। नंबर 2, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई और PDM गवर्नमेंट आ गई तो तब भी ये पॉलिसी बाजवा साहब और फैज साहब जो है वो उस टाइम DGI नहीं थे और पेशावर के कोर कमांडर थे, लेकिन इस हवाले से इस पॉलिसी को वो तब भी चला रहे थे। तो वो पॉलिसी चल रही थी, की गवर्नमेंट में भी कुछ लोगों ने इसको अपोज किया था और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट थी PDM की उसमें भी कुछ लोगों ने इसको अपोज किया था, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने दोनों ने इसका जो है वो मुकम्मल तौर पर यानी कि इसको एम्ब्रेस किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त के जो 2 मोस्ट पावरफुल लोग थे वो इसको पुश कर रहे थे और कोई उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर है कि इट वाज ड्रिवन बाय that military leadership of that time and supported by the political parties both in PTI and later in PDM। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, कितने वो आए, कितने लोग सेटल्ड हुए, वी डोंट नो। लेकिन पॉलिसी ओरिजिनल जो उसके आर्किटेक्ट्स थे वो मेरे ख्याल में जनरल बाजवा थे और जनरल फैज थे, प्राइमरली प्रॉब्ली जनरल फैज, बट इमरान खान साहब एज द PM वाज फुली ऑन बोर्ड एंड फुली सपोर्टिंग इट एंड सेइंग कि हाँ हमें बातचीत करनी चाहिए। और आफाद, आपको लगता है कि उनका कहना कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री कोर्ट्स पर जवाब देना चाहिए था एक बार फिर कि कौन सा कानून है कि जो जज, ज्यूरी और खुद ही जलाद बनने की इजाजत दे देता है? आई मीन दिस इज नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू अल्टीमेटली हेल्प हिम राइट नाउ। नहीं, देखिए मैं तो पहले भी कह रहा था कि ये अगर तो PTI जनरली ये चाह रही है कि जी मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो ये इस बयान का टाइम जो है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा है कि वो इस पे बड़ी मनफी असर डालेगा। आई एग्री विद जो काशिफ बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स, या मालिक ने भी बात की, बिल्कुल ठीक बात है कि एक रिस्पॉन्स आना था, लेकिन अभी आना था और इस लबो लहजे में, इस जबान में आना था, इन चॉइस ऑफ वर्ड्स में आना था। मेरा ख्याल है दैट इज अ डिलिबरेट डिसीजन
टू से कि जी टॉक्स जो हैं हम उसको अगर आप सीरियसली लेते तो हम भी सीरियसली लेते। बड़ा सोच समझ के ये बयान दिया गया है। फाहद कह रहे हैं काशिफ साल 2024 के इख्तिताम पर कैदी नंबर 804 ने निज़ाम सियासत के 4 नुकात का अहाता कर दिया इधर डिटेल के अंदर, एंड दिस डजंट सीम टू बी सर्विंग हिम वेल। तो अब आने वाले दिनों में जो 29 जनवरी की डेडलाइन दे दी है, आपको लग रहा है कि उससे पहले ही काम मुज़ाकराती नशिस्त खत्म हो जाएगा, इट विल बी रैप्ड अप? देखिए, लगता तो ऐसे ही है कि नॉन स्टार्टर मुज़ाकरात हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि किसी के पास किसी को देने को कुछ नहीं है। हुकूमत क्या दे सकती है? हुकूमत तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर शायद यहाँ पे बैठ भी नहीं सकती इनके साथ। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने अपना इन अ वे बता दिया है कि वो तरीके इंसाफ को किस तरह देखते हैं, या मुज़ाकरात के बारे में एक जगह नीचे जाके जुमला तो कहा गया कि ये सियासी जमातें करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो ऊपर की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में तरीके इंसाफ को जिस तरह हर मसले की जड़ करार दिया गया, तो मेरा ख्याल है ये दिस वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि वो नहीं, मगर अगर आप मुझे इजाजत दें सर, ये 2-3 नुकात जिनमें अहम है उसमें मिलिट्री कोड्स भी हैं सर, मगर फौजी अदालतों के खिलाफ ये बयानबाजी तो अपनी जगह सर, मगर सिविलियंस का ट्रायल तो इनके दौर में भी हुआ। 2018 में 25 सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ इमरान खान के दौर में, 2019 में 61 सिविलियंस का हुआ, 2020 में 46 सिविलियंस, 2021 36, जबकि 2022 में 12 सिविलियंस का ट्रायल हुआ। सो आई मीन इधर मुनाफकत भी तो दिख रही है ना। देखिए, आप एक और मुनाफकत भी तो आपको जगह जगह देखेगी। वैसे मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, ये जो आबादकारी के बारे में, मैं जरा इसका जवाब दूं। देखिए, मुनाफकत तो बहुत जगह दिखती है ना। देखिए, ये इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि किसी भी चीज किसी साइड की तरफ से, खुसूसन फौजी साइड की तरफ से सियासत हो रही है। बिल्कुल उन्होंने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ, लेकिन वो लोग जिनका नाम जो खड़े नजर आए, जो बयान देते नजर आए, जिनके पर पहले शुरू में मुकदमात बने, जिन्होंने डीलें की, जो दूसरी किंग्स पार्टी ज्वाइन की, उनके खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं चलता? क्या कानून उन पर लागू नहीं होना चाहिए? क्या वो कानून के दायरे में नहीं आते? तो मसला ये है कि जब आपने अगर इसको शफाफ रखेंगे तो ये शफाफ नजर आएगा, लोगों को नजर आएगा कि लोग अग्री करें या डिसएग्री करें कि एक मेथड के तहत ये हो रहा है। लेकिन अगर आप ये नजर आएगा लोगों को कि कुछ लोगों को डील करने की वजह से सजाएं माफ हो जाती हैं या उनके केसेस नहीं चलते, और अगर आप डील नहीं करते तो आपके ऊपर मुकदमात चलेंगे और मिलिट्री कोर्ट आपको सजा देगा, लोग यानी ये सजा तो अच्छा, हो जाएगी, और एक और क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता था। उस वक्त मुझे एक बड़े अहम कैबिनेट मेंबर ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने या उनकी तरफ से पैगाम तालिबान को दिया गया कि आपकी आबादकारी होगी, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रस्ट नहीं करते आपके इस फैसले को, अगला आदमी आएगा पॉलिसी बदल जाएगी। तो उनको ये गारंटी भी दी गई थी कि मेरे बाद जनरल फैज आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यू करेगी हमारी जो पॉलिसी आबादकारी की तालिबान की। तो इस बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे ये बात उस वक्त की कैबिनेट के एक बड़े अहम रुकन थे, उन्होंने भी बताई थी कि ये इस तरह की गुफ्तगू भी हुई। दिलचस्प बात है। फहद साहब, ये राना सनाउल्लाह इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी साहब को बिठाने के चक्रों में इधर इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी रह गया है, दुरुस्त फरमा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का 12वां खिलाड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई भी जो भी पॉलिटिकल अगर सोल्यूशन होना है या कॉन्क्रीट कोई चीज निकलनी है तो नून लीग की तरफ से तो जाहिर बात है वो नवाज शरीफ साहब के अप्रूवल के साथ ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में देखें एक और इनिशिएटिव है जो चल पड़ा है, जो ये आप उनको पॉलिटिकल एल्डर्स कह लें। आपने नोट किया होगा कि वो ख्वाजा साद रफीक ने जब कहा था कि जी ये कुछ लोग आए और ये बीच में आकर अपना रोल अदा करें, तो वो एक्चुअली काम शुरू हो गया। आज शायद अब्बासी साहब ने आज ये कहा भी है, आई वाज स्पीकिंग विद हिम अर्लियर इन द शो, कि उन्होंने और अचगज़ई साहब ने काम शुरू कर दिया है, और एक्चुअली वो 4-5 लोग उन्होंने नाम लिए। चौधरी निसार होंगे उसमें, मालिक बलोच साहब होंगे उसमें, मौलाना फजल रहमान को ट्राई करें कि वो उन्होंने एक्चुअली काम शुरू कर दिया है कि तमाम स्टेक होल्डर से मिलना है, बशमूल अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट इनफॉर्मली। और उनका ये कहना है कि ये अगर पॉलिटिकल पार्टी का डायलॉग जो 2 जनवरी को शुरू हो रहा है, अगर वो नहीं भी जाता तो ये जो एक एफर्ट है फ्रॉम पीपल जो सारे स्टेक होल्डर से बात कर सकते हैं, ये एक इनिशिएटिव एक्चुअली उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये कहाँ जाता है
एस्टैब्लिशमेंट उसको ऑन करती है नहीं करती है, आई डोंट नो, बट ये कोशिश जो है वो शुरू हो गई। आई थिंक विच इज अ गुड थिंग। एब्सोल्युटली। एंड लास्टली काशिफ, ये मोतबर अदारे की तरफ से बड़ा वाज़े पॉलिसी सामने आ रही है, मगर दूसरी तरफ ये बार बार अलीमा खान साहिबा बता रही हैं और खान साहब कह रहे हैं ना हाउस अरेस्ट में जाऊंगा बनी गाला, ना मुंतकिल हूंगा। इनको डीलें ऑफर कौन कर रहा है, या डील ऑफर हो भी रही है कि नहीं? लेकिन तहरीके इंसाफ ये कहती है कि 2 लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मैं अहम तहरीके इंसाफ के लोगों की बात कर रहा हूँ कि 2 लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो कमेटियां बनी है वो मुज़ाकरात कर रही है, और एक मुज़ाकरात हुए जिसको अली मीन लीड कर रहे हैं। जब 24 नवंबर को ये पेशावर से निकले थे, उस वक्त भी एक टाइमलाइन दी गई थी कि 15 दिनों में खान साहब हाउस अरेस्ट होंगे। और अभी जो पॉलिटिकल कमेटी ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, मैंने सुना उसमें भी खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की मुख्तलिफ लोगों ने जो उस कमेटी में गए थे कि आपको बनीगाला जाना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली मुज़ाकरात इमरान खान ने करने। उन्होंने कहा कि हम ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ना हम आपके बिहाफ पे कुछ चीज अग्री कर सकते हैं, सो इसलिए आपको बनीगाला अगर ये ऑप्शन दिया जाए, जैसा खान साहब इनकार कर रहे थे, बराए मेहरबानी ये ऑप्शन लें, आप बनीगाला जाएं, ताकि ये जो मुज़ाकरात होंगे ये आप तो ये ऑप्शन दिया जा रहा था। ये पीटीआई के क्लेम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लेम कर रही है, और इस वक्त भी क्लेम ये है, इस वक्त उनका क्लेम ये है कि दोबारा ट्रैक पे गुफ्तगू दोबारा चढ़ गई है। नवंबर 26 के बाद खराब हुई थी, लेकिन अब दोबारा मुज़ाकरात या बातचीत चल रही है। ये तहरीक इंसाफ ही बता रही है चल रही है, और लेट्स सी, बड़े उम्मीद है अली अमीन गंडापुर शायद वो कुछ रिलीफ लेने में कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फहद हुसैन, काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, कितनी पुरुमीद है इस माहौल में? रऊफ हसन साहब हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ मौजूद है। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इदारे की वाज़े पॉलिसी सामने आ गई है, 9 मई के मनसूबा साज और इंजाम को पहुंचेंगे, और सियासी जमातों को भी इंतशार की बजाय भामी मुज़ाकरात का पैगाम दिया गया है, खुला मैसेज दिया गया है। सर, बावजूद इसके साबिक वजीर आजम इमरान खान को डील ऑफर कर कौन रहा है? आज भी इमरान खान साहब एक बार फिर यही कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। थैंक यू मेहर, आपका देखिए, सबसे पहले तो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं इस मुल्क में। 2 जनवरी को उसका पहला फॉर्मल दौर होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस पैराए में जो टाइमिंग ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज इनअप्रोप्रिएट। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात से अगर उम्मीदें लगानी थी, तो फिर मुज़ाकरात से को एक माहौल को साजगार बनाने के लिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाती इस वक्त, तो ज़्यादा बेहतर होता। ये मेरी राय है। बाकी डील की जहाँ तक बात है, खान साहब वो सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हम भी आगाह हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम स्ट्रिंग्स के साथ अटैच करके डील जो है वो ऑफर की जाती रही है, और हर दफ़ा खान साहब ने इनकार किया है। अब भी खान साहब इनकार कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं अदालत के प्रोसेस के ज़रिए सुरखरू हो के बाहर निकलूँगा, मैं किसी डील के तहत जो है वो बाहर नहीं निकलूँगा। हाँ, सियासी कैदी जो हैं उनके बारे में हमने एक शर्त लगाई है इन मुज़ाकरात में, जो ऑलरेडी हमने प्रेजेंट कर दी है, और बाकी जो हमारे जो डिमांड्स हैं उनको भी हम 2 जनवरी को जो सेशन होता है उसमें पेश करेंगे। सर, ये तो बताए दीजिए, ये ऑफर कर कौन रहा है आपको बार बार फ्रॉम टाइम टू टाइम? देखिए महर, इस मुल्क में ताकत का मंबा कहाँ है? ताकत किसके पास है? वही डील ऑफर करते हैं ना जिनके पास ताकत होती है। अब जिस हुकूमत के पास जिस हुकूमत के पास तो मेरा ख्याल है ही नहीं है कुछ जो कि ये डील ऑफर करे। सो ये एक बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि डील्स जो हैं वो जहाँ से आती हैं वहीं से आती हैं। तो रऊफ साहब, हम आपकी बात माने कि आपको मुख्तदर हल्के डील ऑफर कर रहे हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने बड़े वाज़े तौर पर बात की है, जिस 26 नवंबर की आप तहकीक कराना चाह रहे हैं, उस हवाले से तो बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि बेमायने हंगामा आराई की है, सियासी जग हसाई की है, उसे करार दिया है। आपकी सियासी क़यादत जो है वो मुसल्लह हजूम को लीड कर रही थी, आपकी अपनी क़यादत के गार्ड्स ने फायरिंग की है, ये भी फुटेजेस बाय द वे मौजूद है। अब 26 नवंबर को होने वाले आपके एहतजाज को मखसूस सियासी जमात की तरफ से एक नवंबर साजिश भी करार दिया गया है, और इसके पीछे आपकी सोच को भी सियासी दहशतगर्दी करार दिया गया है। फिर आप कह रहे हैं कि डील्स भी वही दे रहे हैं। देखिए महर, ये सब कुछ जो है, मैं इसके ऊपर कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं करूंगा। इस सारी चीज़ की अफादियत को इस्टेब्लिश करने के लिए आप एक जुडिशल कमीशन कायम करते हैं, जो कि हम अर्ज कर रहे हैं काफ़ी देर से। 9 मई के बारे में भी हमने यही कहा हुआ है, लेट द जुडिशल कमीशन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड लेट इट डिटर्मिन कि क्या हुआ है, 9 मई को क्या हुआ है, 26 नवंबर को क्या हुआ है। आई थिंक उसके बाद ही कोई बात की जा सकती है, ये खला में रह के तो बात नहीं की जा सकती।
और ये इल्ज़ामात पहली दफ़ा तो नहीं लगे, ये तो बार बार लगते रहे हैं, तो उनको रिपीट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आगे बढ़ना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो बेहतरीन हल यही है कि इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल ये आप जिनको इल्जामात कह रहे हैं वो तो फुटेजेस और सबूत से बात कर रहे हैं ना। अब आपने वो इस फुटेजेस और सबूत और अपने सबूत फराम करने हैं 2 जनवरी को। बरसूत दीगर तो कोई नहीं मानेगा कि जुडिशियल कमीशन बनी जाए। बड़ी क्लैरिटी है हुकूमत को भी और इदारे को भी। अब हुकूमत के साथ बैठने से आप कितनी उम्मीदें आज वाबस्ता किए बैठे हैं, जबकि इमरान खान से इतने सख्त बयानात दे रहे हैं जस्ट लीडिंग अप टू 2 जनवरी। इन नशिस्तों में आप जो तहकीक कराना चाह रहे हैं सर, वो तो फैसला हो चुका है। मुसल्ला झतों के हवाले से हो, आपकी नियतों के हवाले से हो, कीलों से लगे डंडों की बात की गई है, आतिशी असलहा का जिक्र किया गया है, आपके टेयर गैस शेलिंग का जिक्र किया गया है, पुलिस और एफसी की शहादतों के हवाले से बात की गई है। सो यू बेटर हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस सर। 2 बातें, एक तो ये किसी एक साइड के कहने से हकायक जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते। हकायक वही हैं जो कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद सामने आएंगे, और वो अभी होनी है। वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना 9 मई की हुई है, ना 26 नवंबर की हुई है, होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि तमाम फरीकैन जो हैं उनकी यही ख्वाहिश होनी चाहिए, ताकि हकीकत जो है वो सामने आ सके, जिसकी बेसिस के ऊपर फिर फैसला किया जा सके कि बात करनी है या नहीं करनी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जहाँ तक रहा मुज़ाकरात का जो आपने सवाल रेस किया उसके बारे में कि क्या उससे कोई फ़ायदा नज़र आता है कि नहीं, तो मेरा ख्याल है कि टेबल के ऊपर जब आप बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, 2 जनवरी को पहला सेशन होगा, तो उसके बहुत 1 या 2 सेशंस के बाद ही पता चल जाएगा कि ये क्या गवर्नमेंट जो है वो जेन्युइन है इन मुज़ाकरात के बारे में, क्या वो इनसे कोई पॉजिटिव नताइज हासिल करना चाहती है, या ये सिर्फ एक कवर के तौर के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसको कॉम्बैट करने के लिए ये एक ढोंग जो है वो रचा रहे हैं। तो ये इसके लिए कोई आपको साल 2 साल 6 महीने 4 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये 2-3 सेशंस की बात होगी और उसके बाद सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, और मेरा ख्याल है कि उसकी बेसिस के ऊपर फिर पार्टी जो है वो अपना फैसला करेगी कि इस मुज़ाकरात के बारे में हमने क्या रवैया इख्तियार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनिए। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। इस्लामाबाद से 373 किलोमीटर दूर पाराचनार में आम आदमी की जिंदगी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मफलूज होकर रह गई है। शदीद सर्दी में इलाके के अवाम अमन व अमान का मुतालबा लेकर गुज़िश्ता 10 दिन से सरापा एहतजाज हैं, और इस एहतजाज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में भी 12 मकामात पर एहतजाजी धरना गुज़िश्ता 4 रोज से जारी है। 4 दिनों से जारी इन धरनों से कराची की मामूलाते ज़िंदगी में खलल और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की जानिब से शुरा धरना से मुज़ाकरात के बावजूद मगर एहतजाजियों का यह मुतालबा है कि जब तक कुरम और पाराचनार में धरना ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक कराची में भी धरने जारी रखे जाएंगे। लेकिन आज ही कराची के पुलिस चीफ ने शहर से तमाम धरने ख़त्म करवाने का ऐलान किया है, और एडिशनल आईजी सिंध ने मुजाहिरीन को वाज़ेह पैगाम जारी किया है कि कराची के अवाम ने बहुत भुगत लिया और अब सख्ती की जाएगी, और जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। मगरिब से पहले इंशाल्लाह अगर किसी ने किया है 1-2 जगह पे ये हमारी नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। इस पे हम अभी सख्ती करेंगे। बात मानने न मानने वाली बात नहीं है। सरकार की रिट हमने इन्फोर्स करनी है, और अगर इसमें किसी ने उस रिट को इन्फोर्स करने में रेजिस्टेंस से काम लिया तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत है, उनके खिलाफ हम सख्ती से। यह हकीकत है कि कुरम में गुज़िश्ता 2.5 माह से सड़कें बंद होने की वजह से खुराक, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है, कि जिसकी वजह से इलाके के 5 लाख से जायद आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की कमी की वजह से 126 बच्चे भी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। और आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बराए इतलात बैरिस्टर सैफ ने यह दावा किया है कि मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान अमन मुआहिदे पर इत्तफाक राय पैदा कर लिया गया है, और हफ्ते की रात देर तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में एक फरीक ने अपने अमायदीन और अवाम के साथ चंद नुकात पर मुशावरत मुकम्मल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। अमन कमेटी की जानिब से मोहलत दे देने के बाद अब मंगल को जिरगा अपना अमल दोबारा शुरू करेगा, और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद अमन मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ ने यह दावा भी किया है कि एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बैंकर्स और असलहे का खात्मा किया जाएगा। एपेक्स कमेटी ने भी और सूबाई काबीना ने भी जो इस सिलसिले में फैसले किए हैं उनके मुताबिक सबसे पहले असला सरेंडर करना पड़ेगा। जब दोनों फरीकैन असला सरेंडर करेंगे और अपने बंकर्स मस्मार करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे और सड़क जो है हम खोल देंगे। क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए दोनों फरीकैन को टाइम भी चाहिए था। अब एक फरीक ने रजामंदी का इजहार कर दिया है, दस्तखत कर दिए हैं, दूसरा फरीक उन्हें टाइम दिया गया।
सूबाई हुकूमत की मुज़ाकरात की कामयाबी के दावे अपनी जगह, मगर दूसरी जानिब मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी शबीर साजिदी ने सूबाई हुकूमत के इस दावे को झूठ और काबिल मुजम्मत करार दे दिया है। शबीर साजिदी ने यह दावा किया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं तो अपर कुरम में हालात नॉर्मल क्यों नहीं हुए। कुरम की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। सूबाई हुकूमत की काविशें, वज़ीर आला KPK हंगामी बुनियादों पर इक़दामात के ऐलानात और वफाकी हुकूमत की जानिब से मामले को हैंडल करने की बजाय सूबाई हुकूमत के कांधों पर डाल देने के बाद हालात इंतहाई ख़राब हैं। आज़ाद ज़राए का यह मानना है कि अभी तक एज वी स्पीक अमन मुआहिदे के नुकात पर दोनों अफ्रीकैन की जानिब से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ और ना ही अभी तक असलहे की वापसी की बुनियादी और बड़ी शर्त पर कोई अमल दरामद हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, सरबराह हैं मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के। अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के। सर, अभी भी वही पोजीशन है, तमाम 12 से 13 मकामात पर धरने जारी हैं। कराची जैसे सनती और तजारती शहर को गुज़िश्ता 4 दिनों से मफलूज किया हुआ है। 2.5 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, लोग बंद कैद खाने में कैदी हो चुके हुए हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, औरतें परेशान हैं, बीमार हैं, ग़ज़ाइया अजनास नहीं है, हज़ारों लोग जो ओवरसीज़ हैं वहाँ बैठे हुए वापस नहीं जा सकते, बच्चे स्कूलों को नहीं जा पा रहे, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, रियासत मर गई है इनके लिए। कहाँ है रियासत? और जब एहतजाज, उनकी आवाज़ बनते हैं, एहतजाज करते हैं तो कहा जाता है कि आप एहतजाज करें। कहाँ रास्ता बंद किया हुआ है हमने? एक रास्ता बताओ जो हमने बंद किया हुआ हो। लंदन में मुजाहरा हो रहा है, वहाँ कोई मसला नहीं है, बर्मिंघम में हो रहा है पाकिस्तानी कॉन्सर्ट के बाद, इसी तरह से मैनचेस्टर में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यूरोप में, अभी अमेरिका में भी शुरू हो रहे हैं। वहाँ तो हमें कोई नहीं कहता कि आपने रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का इतना बड़ा अलमिया है, वहाँ पर जब तक हम चीखे चलाए नहीं, किसी ने प्रोग्राम भी नहीं किए उनके बारे में। देखें, ये मसला ख़त्म करें, ये एक दिन का मसला है, रास्ते बंद 2.5 महीनों से ज़्यादा अरसा हो गया हुआ है, लोगों के पास खाने पीने कुछ नहीं है, एक दिन में एक टाइम का भी खाना मुश्किल से खाते हैं। 3 तरफ से अफगानिस्तान है, पहले भी इलाका जंगों का शिकार रहा है। 5 साल जिनको आज खवारिज कहा जा रहा है, इन्होंने 5 साल वहाँ पर हमला जारी रखा और उसके बाद हज़ारों लोग शहीद और ज़ख्मी हुए, अपना दिफा किया उन्होंने। उनके ऊपर तो हर तरफ से मुश्किलात हैं, पैदल जाएँ तो गले कट जाते हैं, गाड़ियों में जाएँ तो मारे जाते हैं। हमारे अहले सुन्नत भाई, अहले तशय्युअ भाई, सब हमारे भाई सारे मुश्किलात का शिकार है वहाँ पर। तो इसलिए अगर धरना दिया तो गैर कानूनी काम नहीं है, ये आईनी है, दस्तूरी है। रास्ते किसी ने बंद नहीं किए हुए हैं, डबल रोड एक तरफ बैठ गए हुए हैं, हमें जगह बताएं कहाँ बैठे हम, कहाँ एहतजाज करें, ये नौबत क्यों आती है एहतजाज करने की? मेरे ख्याल में इन चीज़ों को जो इंसानी हवालों से हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। काश सारे बोलते, हम ना आते, हमारी माएँ, बहनें, औरतें, बच्चे सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं, बीमार बैठे हुए हैं बाहर आके, लोग उनके दिल जलते हैं जब मजलूमों के तरह से देखते हैं। ये कोई सोच अच्छी है? एहतजाज करना चाहिए, अवाम को बोलना चाहिए जुल्म के खिलाफ, ताकि जालिमों का हौसला शिकनी हो, ना कि चुप रहे सारे के सारे और फिर आगे कहें जी रास्ता बंद कर दिया है। कौन सा रास्ता बंद किया हुआ है मुझे बताएं? हुकूमत का काम है फैसिलिटेट करे, पुलिस का काम है फैसिलिटेट करे, वहां पर जाए, वहां के जवानों को साथ रखे ताकि रास्ता गाड़ियां रवां दवां चलती रहे, किसी को मुश्किल पेश ना हो। वहां पर बैठे बात करें उनके साथ, पढ़े लिखे लोग हैं कराची के, किसी के पास असला नहीं है, कुछ नहीं है, नहत्ते बैठे, औरतें बच्चे बैठे हुए। अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनमें इतना शऊर है, बसीरत है। अलामा साहब, आप 3 दफा पूछ चुके हैं कहां बंद किया हुआ है। सड़कों की मुसलसल नाकाबंदी ने ट्रैफिक जैम की हुई है, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, लोकल लोगों को है, हॉस्पिटल्स तक रिसाई का इशू है। 13 मकामात के ऊपर सर धरना बैठा हुआ है। MA जिना रोड नियर नुमाइश चुरंगी हम देख रहे हैं, कामरान चुरंगी पे भी गुलिस्तान जौहर मोड़ पे है, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक है 1920, सफूरा चुरंगी है, अब्बुल हसन इस्फानी रोड है, 5 स्टार आपकी चुरंगी के ऊपर धरना है, यूनिवर्सिटी रोड नियर मेट्रो के ऊपर धरना है, शमसुद्दीन अजीमी रोड के ऊपर शजरानी टाउन में धरना है, शाराय पाकिस्तान अंचोली के ऊपर धरना है, नवाब सिद्दीकी अली खान रोड के ऊपर धरना है। आप कैसे कह रहे हैं कि किधर है धरना? पावर हाउस चुरंगी जो है नागन और शाराय पाकिस्तान आयशा मंजिल के ऊपर, उधर भी लोग बैठे हुए हैं, सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। कैसे कह रहे हैं आपके कहाँ है ब्लॉक? देखिए मेरी बात सुने मेरी बहन, ये हुकूमत है, पुलिस है ना, वहाँ जाए, लोगों के साथ बैठे, वहाँ पर एक फैसिलिटेट करे लोगों को। धरना इधर बैठेगा, लोग इधर से गुजरेंगे, जाए वहाँ पर बैठे लोगों के साथ ताउन करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में, कराची में तो वैसे भी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है, रातों को होती है, तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट लग जाए, गाड़ी आपस में लग जाए तो इतने घंटों ट्रैफिक बंद रहती है वहाँ पर कराची में। फिर शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक होती है, आप गई होंगी कराची, मैं भी जाता रहता हूँ। लिहाजा बैठे उनके साथ, धरना मसला नहीं है, मसला ये है कि रास्ते क्यों नहीं खोले जा रहे, तवज्जो क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं असल मसाइल की तरफ से। कल धरना पड़ा चिनार का खत्म करवा दें,
कल रास्ते खुलवा दें उनके। हमें कोई खुशी है वहां बैठना, शौक है वहां बैठने का, अपनी माएँ बहनें बच्चे औरतें बेटियां सब वहां के बैठ जाएं, ये हमें शौक है सर्दी में रातों को वहां बैठना। खत्म करें इन मसाइल को, क्यों नहीं हल करते? एक छोटा सा मसला होता है उसको पहाड़ जितना मसला बनाया जाता है, छोटा सा जख्म होता है उसे रास्ता व जख्म बना देते हैं, तवज्जो नहीं देते और फिर एक दूसरे पर डालते हैं फलाने की जिम्मेदारी है, फलाने की जिम्मेदारी है, फलाने की जिम्मेदारी है। जो भी हुकूमत में साहिबान इक़्तिदार है सबकी जिम्मेदारी है। अलामा साहब, हम बार बार इसको एड्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल उठाते हैं सर। मैं पारा चनार में रह के भी आई हूँ, 2 महीने में उधर रह चुकी हूँ, मेरे तो रिश्तेदार भी हैं, मगर कहने का मकसद ये है कि उठा रहे हैं लोग। आपका गिला शिकवा भी बिलखसूस किससे है और इज दिस अ जेनेरिक रैंट? मेरा गिला सूबाई हुकूमत से भी है, मेरा गिला मरकजी हुकूमत से भी है, मेरा गिला अपने सिक्योरिटी के इदारों से भी है जिनकी जिम्मेदारी है रास्तों को पुरअमन करना और जो गले काटने वाले हैं उनके हाथ तोड़ना, उनसे भी। मगर सर राजा साहब, कुरम मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या सही हैंडल किया है? इससे भी तो आप इनकारी नहीं हो सकते। दीगर सूबे भी, सिंध और पंजाब भी ये कह रहे हैं कि बाकी सूबों में एहतजाज बिल्कुल बिला जवाज है आपका। 3 से 4 जिरगे एज वी स्पीक इवन राइट नाउ साइमल्टेनियसली चले जा रहे हैं सर। सो हुकूमत, पीटीएम, मजहबी ग्रोह, जिरगे सब चले जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब बहरहाल ये कह रहे हैं कि एक कबाइल ने असलहा भी देना है, वो तैयार नहीं है, लेकिन 2 दिन में मसला हल होने को कह रहे हैं। डू यू बिलीव हिम? देखें भाई, बात सुने, कब से सुन रहे हैं? 1 दिन 2 दिन। मैं मुहर्रम में गया था, उस वक्त भी बातें की थी। मैंने कहा यहाँ जंगे बाद लोग शुरू कराना चाहते हैं, रोकें इन मसाइल को। देखें बलूचिस्तान के अंदर मसाइल हैं या नहीं है? वहाँ हुकूमत हैंडल कर सकती है बलूचिस्तान के मसाइल को? नहीं कर सकती। बाद मसाइल ऐसे हैं कि वो हमारी सिक्योरिटी के इदारे आगे होते हैं और हल करते हैं उनको। रास्तों को पुरअमन ये बनाते हैं। वहाँ की पुलिस इस काबिल नहीं है। हमारे टोटली सिस्टम, अभी इस्लामाबाद में मुजाहरे हैं तो कहाँ से लोग आते हैं? मुजाहरीन को जिनके पास असला नहीं होता है, उसके रेंजर्स आती है, पता नहीं कौन सा आर्टिकल 245 एक्टिव होता है, पता नहीं क्या कुछ नहीं होता है। देखिए पाकिस्तान का सिस्टम ही बैठा हुआ है, कोई इदारा अपनी जगह पर काम नहीं कर रहा है, कोई इदारा काम नहीं कर रहा है। अभी आप देखें सैलाब आए तो कौन मदद करता है? वापडा के मसाइल, जो बिजली चोरी कौन हल करता है? जिक्र अंदोजी का मुकाबला कौन करता है? सारे देखे ना, सारे इदारे बैठे हुए हैं। अलामा साहब, बैठना किसने है? कता कलामी में बैठना किसने है? बदनीयती किसकी दिख रही है आपको? चाहे वो सूबाई हुकूमत का हेड है, चाहे वो जनाब मरकजी हुकूमत के, फेडरल हुकूमत के हेड हैं, चाहे हमारी मिलिट्री के हेड हैं, ये बैठे हैं। पहले भी मसाइल थे, एक दफ़ा बाजवा साहब वहाँ गए थे कुरम, और उसके बाद काफ़ी अरसा मसाइल हल हो गए थे। दिलचस्पी ली थी उन्होंने और वहाँ मसाइल हल हो गए थे, रास्ते खुल गए थे, मसाइल हल हो गए थे। इसलिए दिलचस्पी ले, वाकयान जाके बैठ जाएं, वज़ीर आला बैठ जाए, मिलिट्री हेड बैठ जाए, प्राइम मिनिस्टर चला जाए, बैठ के हल कर लेंगे। क्यों नहीं हल होते? मुझे उम्मीद है कि कल साइन हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और जो कोशिशें हुई हैं वो बराबर होंगी, और कल से ही या परसों से ही सिलसिला बेहतर होना शुरू हो जाएगा और रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अलामा राजा नासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें नाजरीन, गजा इजरायली जंग की जो हिद्दत में पैदा होने वाले फ़लस्तीनी नौमौलूद बच्चे हैं, वो सर्दी के हाथों हर गुजरते दिन के साथ अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। तुर्क खबरसाल इदारे अनाडोलू के मुताबिक गजा में इतनी शदीद सर्दी है कि 6 नौमौलूद बच्चे ठंड की वजह से फ्रीज हो गए, जबकि सैकड़ों बीमार हो गए हैं। जस्ट इमेजिन। इसी तरह गजा मीडिया सेंटर के मुताबिक तकरीबन 23 लाख बेघर फ़लस्तीनी इस वक्त आर्जी पनागाहों और खैमों में मौजूद हैं। हर गुजरते दिन के साथ ठंड बढ़ रही है। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है और साथ में समुद्री हवाएं भी चल रही हैं, जबकि इतवार से बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और अगर दर्जा हरारत में मजीद कमी हुई तो आने वाले दिनों में शदीद सर्दी की वजह से बड़े पैमाने पर शहादतों का खतरा है। और अब तक इजरायली जारियत के नतीजे में कम अज़ कम 45,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन आधे बच्चे हैं। नाज़रीन, जिनकी तादाद जो रिपोर्ट की गई है वो 18,000 से तजावुज़ कर गई है। जस्ट इमेजिन। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल ने गज़ा में शदीद सर्दी और कम जिस्मानी दर्जा हरारत की वजह से बच्चों की हलाकत के पेश नज़र इंतबाह जारी करते हुए ये कहा है कि इजराइल हमलों के साथ साथ अब बच्चे शदीद ठंड यानी कि हाइपरथर्मिया की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद गिरने की तवक्को है। और इसलिए हम समझते हैं कि अगला सानहा रूनुमा होने जा रहा है। मजीद बच्चे ऐसे हालात की वजह से मर जाएंगे क्योंकि वो सर्दी से बच नहीं पा रहे। इस वक्त अगर गजा को देखा जाए तो इजराइल ने इंसानी इमदाद के
काफिलों और गजा में दाखिल होने और ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुंचाने पर भी पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि यूनिसेफ तर्जुमान रोजेलिया बोलेन का यह कहना है कि गजा में बच्चे बीमार, सर्दी का शिकार और ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं। 4 डिग्री तक दर्जा हरारत गिर जाने के बावजूद लाखों बच्चे गर्मियों के कपड़े पहन रहे हैं। गैस न होने की वजह से कैंपों में मुकीम लोग तबाह हाल इमारतों के कचरे में प्लास्टिक निकाल कर जलाने पर मजबूर है। नाजरीन, मशरिक़ी वुस्ता से मुतल्लिक़ खबरों पर नजर रखने वाले इदारे मिडल ईस्ट आई ने अपने तज्जिए बॉर्न इन द हीट ऑफ वॉर, डेड फ्रॉम द कोल्ड, गजा चिल्ड्रन एंड फ्रीजिंग टू डेथ में याया मोहम्मद अल बतरान नामी एक शख्स का हवाला दिया है और इस खबर को देते हुए उसकी कहानी बताई है कि खैमे की छत से शबनम का कतरा याया मोहम्मद अल बतरान की नाक पर जब गिरा, उसकी वजह से उसकी आंख तो खुली, मगर जिस खबर ने उसको अंदर से तोड़ दिया था वो उसके 2 जुड़वा नौज़ायदा बेटों में से दूसरे बेटे की वफात की खबर थी। याया मोहम्मद अल बतरान को इसकी बीवी ने दूसरे बेटे जुमा अल बतरान की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि अभी इसमें कुछ सांसें बाकी हैं। याया मोहम्मद अल बतरान जब अपने बेटे को कंबल में लपेटकर अस्पताल की जानिब दौड़ा और डॉक्टर ने कंबल हटाकर जुमा अल बतरान को चेक किया तो डॉक्टर की जुबान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज थे। नाज़रीन, गजा में इस वक्त जब आपसे मैं मुखातिब हूँ, लाखों बच्चे खैमों में सर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। खैमे उनकी छत, फटे हुए कंबल, जाए पनाह और वालदैन की दुआएं जिंदगी की जमानत हैं। गजा पर इजरायली बमबारी मुसलसल जारी है और आज एक बार फिर इजरायली फौजों के 3 फलस्तीनी अस्पतालों पर बमबारी की है कि जिसके बाद शुमाली गजा में वाक़ आखिरी तिब्बी सहूलत का मरकज कमाल अदवान हॉस्पिटल भी गैर फाल हो गया है कि जिसके बाद 75,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जिंदगियों को खतरा पैदा हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कमाल अदवान हॉस्पिटल पर हमले के नतीजे में अस्पताल के बेशतर हिस्सों को, जिसमें लेबोरेटरी, सर्जिकल यूनिट और दवाखाना समेत इन सब यूनिट्स को जला दिया गया है, जबकि कोशिशों के बावजूद WHO का अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हस्साम अबू सफिया से राब्ता नहीं हो सका। खदशा है कि उन्हें इजरायली फौज ने दौरान कार्रवाई हिरासत में ले लिया है। साथ ही डॉक्टर हसान की रिहाई और अस्पतालों पर हमले बंद करने का मुतालबा भी किया गया है। WHO का यह मजीद कहना है कि इजरायली हुकाम बार बार बैनुल-अक़वामी हंगामी तिब्बी टीमों की तैनाती से इनकार कर रहा है कि जिसके नतीजे में अमवात में इजाफा हो रहा है। गजा में इस वक्त WHO सबसे ज्यादा फाल इदारा है कि जो दुनिया को असल तस्वीर दिखा रहा है और शायद यही वजह है कि जुमे के दिन उस वक्त इसे निशाना बनाने की कोशिश की गई कि जब वो यमनी दारुल हुकूमत सना में मौजूद हवाई अड्डे पर दौरा मुकम्मल करने के बाद वापसी के लिए मौजूद थे। यमन पर इजरायली हमले वक्फे से जारी हैं, जबकि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और इजरायली वजीर दिफा समेत तमाम क़यादत यानी कि यमनी क़यादत को खत्म करने की धमकियों पे धमकियां देते चले जा रहे हैं। और आज ही इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर एलाई कोहन ने यमन पर हौसी लीडर अब्दुल मालिक अल हौसी को धमकी देते हुए कहा है कि मैं हौसी रहनुमा को पैगाम दे रहा हूं कि अगर वो अपनी हरकतें जारी रखेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह खत्म कर दिए जाएंगे कि जिसे हमास सरबरा याया संवार और हिजबुल्लाह सरबरा हसन नसरुल्लाह को रास्ते से हटा दिया गया था। साल इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपनी दुआएं और इमदाद किसी तरह भी मुमकिन हो तो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों और बच्चों तक पहुंचा दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।